बिजली के इस बल्ब के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो रोशनी देता है? एक छोटी सी स्प्रिंग की बदौलत इस गद्दे पर हम चैन की नींद कैसे सो पाते हैं? जब हम कंप्यूटर के माउस को क्लिक करते हैं तब क्या होता है? और इस स्टील में ऐसा क्या है जिससे हम बर्फ की दीवार पर आसानी से चढ़ जाते हैं? ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में फैक्ट्री मेड। अगर कभी बल्ब से आपका हाथ जला होगा तो आपको भी अंदाजा होगा कि वो गर्मी की मदद से रोशनी फैलाते हैं। बिजली की धारा से अंदर लगा पतला सा फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होने पर उससे रोशनी पैदा होती है। इसका मूल डिजाइन थॉमस एडिसन के उस बल्ब से आज तक ज्यादा नहीं बदला जिसे उन्होंने 1879 में पेटेंट करवाया था। लेकिन कांच के बल्ब के अंदर फिलामेंट कैसे लगाया जाता है? बिजली के बल्ब के अंदर वाले हिस्से को बनाने की शुरुआत होती है कांच की करीब 1 मीटर लंबी ट्यूब से, जिन्हें गर्म आंच पर फ्लेयर या कांच के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। वही बल्ब के अंदर लगा होता है और उसमें ही फिलामेंट और दूसरी चीजें लगाई जाती हैं। कांच काटने के लिए एक कार्बाइड कटर ट्यूब के करीब 4.25 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटता है। इसके बाद हाइड्रोजन से 800 से 1000 डिग्री पर जलने वाली छोटी लेकिन तेज लपटें उसे काट देती हैं। कांच की एक ट्यूब से 2 दर्जन से ज्यादा फ्लेयर काटे जाते हैं। कांच काटने के बाद 4.25 सेंटीमीटर के इन टुकड़ों को गैस बर्नर्स की एक श्रिंक ग्लास से गुजरते हैं। हर टुकड़े को बहुत धीरे धीरे करीब 425 डिग्री पर गर्म किया जाता है। उस तापमान पर कांच इतना नरम हो जाता है कि उसे तेजी से घुमाकर कार्बाइड पर फ्लेयर या घंटी का आकार दिया जा सकता है। यहां उन्हें आकार देने के बाद इन फ्लेयर्स को फिर से गर्म किया जाता है और इस तरह इसे बनाने के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उन्हें दूर किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ये चटक सकते हैं। इसके बाद मशीन से बाहर निकालने से पहले इन फ्लेयर्स को एक कन्वेयर पर जमा किया जाता है। और वो जाते हैं एक दूसरी मशीन पर जहां इनमें वो चीज जोड़ी जाती है जिससे बल्ब रोशन होते हैं। इसे लिड वायर कहते हैं। इसके जरिए ही बिजली की धारा तार से होती हुई बल्ब के अंदर जाती है। ये लिड वायर तांबे से बना होता है जिसमें थोड़ा सा निकल मिला होता है। तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब करीब 12 सेंटीमीटर लंबा तार कांच के ट्यूब के अंदर चला जाता है तब उसे फ्लेयर के खुले हिस्से के अंदर डाल दिया जाता है। इसका इस्तेमाल बल्ब को जलाने में ही नहीं बल्कि बाद में बल्ब के अंदर गैस डालने में भी किया जाता है, जिनकी बदौलत वो ज्यादा समय तक टिका रहता है। उस ट्यूब को डालने के बाद फ्लेयर के पतले हिस्से को एक जोड़ी गैस बर्नर पर फिर से गर्म किया जाता है और उन्हें पीएल की एक फ्लेम की मदद से जोड़ दिया जाता है। जब कांच ठंडा होकर जम रहा होता है तब हवा की एक फुहार ट्यूब के अंदर जाकर फ्लेयर के मुंह को खुला रखती है। फिर ट्यूब से जुड़े फ्लेयर को एक कन्वेयर के जरिए मशीन से बाहर लाया जाता है और वो बल्ब के सबसे अहम हिस्से फिलामेंट के लिए तैयार होता है। ये फिलामेंट असल में पतले तार का वो कॉइल होता है जो बल्ब को रोशन करता है। उसे टंगस्टन से बनाया जाता है क्योंकि ये धातु करीब 3300 डिग्री पर पिघलती है, मतलब दुनिया की किसी भी धातु से ज्यादा तापमान पर। बल्ब के अंदर टंगस्टन के फिलामेंट को लीड वायर से जोड़ दिया जाता है और उसे 5 तारों से सहारा दिया जाता है। उन्हें मॉली वायर्स कहते हैं। स्विच दबाते ही बिजली की धारा तार से होती हुई फिलामेंट में पहुंच जाती है। क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो उससे पिघलता नहीं है बल्कि बल्ब को रोशन कर देता है। बल्ब का फिलामेंट जितना मोटा होगा वो उतना ही ज्यादा बिजली सह पाएगा और उतनी ही ज्यादा वॉट का होगा। इस फिलामेंट को फ्लेयर से जोड़ने के लिए एक मशीन लीड वायर के उभरे हुए किनारों को हुक जैसा मोड़ देती है और एक आदमी एक चिमटी की मदद से उसे घुमाकर ड्रम पर टंगस्टन फिलामेंट को खांचों में फंसा देता है। उसके बाद एक मैकेनिकल आर्म हर फिलामेंट को पकड़कर
लीड वायर के हुकों पर डाल देता है और हुक्स को बंद कर देता है ताकि नाजुक फिलामेंट अपनी जगह पर टिका रहे। इसके बाद फ्लेयर्स के निचले हिस्से को गर्म किया जाता है और उसे 5 मौली वायर्स के साथ जोड़कर मिला दिया जाता है। कांच के ठंडा होने पर मौली वायर्स को बड़ी सावधानी से फिलामेंट की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो एक छतरी की फ्रेम जैसा नजर आने लगता है और फ्रेम की नाजुक फिलामेंट को हर तरह के कंपन से बचाए रखता है और एक बल्ब करीब 20,000 घंटे तक जलता रहता है। बल्ब से निकलने वाली रोशनी ज्यादा चमकदार हो, इसलिए एक आदमी हर फ्लेयर के निचले हिस्से से एल्यूमीनियम का एक छोटा सा रिफ्लेक्टर जोड़ देता है। ये एल्यूमीनियम फिलामेंट से निकलने वाली रोशनी को बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करता है और बल्ब के केंद्र से निकलने वाली रोशनी हर दिशा में फैलती है। अब जरूरत होती है कांच के एक खोल की, जिसमें बल्ब का फिलामेंट लगाया जा सके। पहले से बने एक बल्ब को हर फ्लेयर पर लगाया जाता है और उसके ऊपर बल्ब का वॉट छाप दिया जाता है। इसके बाद बल्ब को कई बर्नर्स में भेजा जाता है, जो फ्लेयर को बल्ब के सिरे के साथ जोड़कर मिला देता है। उसके अंदर लगा फिलामेंट और दूसरे तार भी बल्ब में बंद हो जाते हैं। अब बल्ब में सिर्फ एक ही मुहाना बचा होता है, वो ट्यूब जिसे फ्लेयर में डाला गया था, और वो अब अपना काम करने को तैयार होती है। एक मशीन उसके अंदर सारी हवा खींच लेती है और बल्ब के अंदर आर्गॉन और क्रिप्टॉन जैसी गैसेस का मिश्रण भर देती है। आर्गॉन और क्रिप्टॉन घनत्व में ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मतलब प्रति वर्ग इंच इनके परमाणु ज्यादा होते हैं। साथ मिलकर ये गैसें फिलामेंट के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती हैं, जिससे टंगस्टन जल्दी खराब नहीं होता और बल्ब ज्यादा समय तक चलता रहता है। गैसेस को बल्ब में डालने के बाद इस ट्यूब की जरूरत नहीं रहती और उसे पिघला दिया जाता है, जिससे बल्ब का आखिरी मुहाना भी बंद हो जाए और इस तरह गैस अंदर कैद हो जाती है। इसके बाद पीतल की कैप लगा दी जाती है जो सॉकेट में लगती है और फिर उसे भी पिघलाकर बल्ब से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हर बल्ब की जांच करके ये देखा जाता है कि वो जल रहे हैं या नहीं, और फिर बल्ब एक लंबे कन्वेयर पर भेज दिए जाते हैं, जिससे उन्हें ठंडा होने के लिए काफी वक्त मिल जाता है और फिर उन्हें पैक करके भेज दिया जाता है। तो वो हमारे घरों को 20,000 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक रोशन करने को तैयार होते हैं। आखिर इस गद्दों को कैसे बनाया जाता है कि हम उन पर आराम से सो सकते हैं? और इस छोटी सी चीज में आखिर ऐसा क्या है कि ये कंप्यूटर के लिए इतनी जरूरी है? गद्दा अगर सही हो तो हम रात भर चैन की नींद सो सकते हैं, नहीं तो पूरी रात करवटें बदलते ही बीत जाती है। लेकिन इसके जैसे हवा वाले गद्दे में हम अपनी सुविधा के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। गद्दे को अपनी पसंद के अनुसार नीचे या ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी पैडिंग के नीचे गद्दे के दोनों तरफ 2 चेंबर होते हैं जो उसे अलग अलग तरह की दृढ़ता देते हैं। गद्दे बनाने का काम शुरू होता है 5 अलग अलग किस्म के मटेरियल से, जिन्हें एक विशाल मशीन के जरिए सिला जाता है और इसी से बनता है गद्दे का गद्देदार ऊपरी हिस्सा। प्लास्टिक से बना एक पतला सा मटेरियल पैडिंग के सबसे निचले हिस्से में लगाया जाता है, जिससे गद्दे के ऊपरी हिस्से को आकार मिलता है। फिर उसके बाद 1 इंच मोटे हाइपर सॉफ्ट फोम की परत लगाई जाती है। नाम से ही जाहिर है कि ये फोम काफी नरम होता है, लेकिन दूसरे फोम की तरह ये स्प्रिंग वाला नहीं होता। हाँ, सो जाने पर यह हमारे शरीर के आकार के मुताबिक ढल जरूर जाता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैब्रिक की परत चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर फिर से मोटे फोम की परत लगाई जाती है। वो फैब्रिक बुना हुआ नहीं होता और उसके रेशों को बुनने के बजाय प्रेस कर दिया जाता है। वो बड़ा ही मुलायम और मखमली होता है, जिससे शरीर को काफी सुकून मिलता है। अब वो परत लगाई जाती है जिसके ऊपर हम सोते हैं, और वो ऐसे पॉलिएस्टर फैब्रिक रेयॉन से बनी होती है जिसमें हवा जाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत ही नरम और मुलायम होता है। इन परतों को सही क्रम में लगाने के बाद एक क्विल्टिंग मशीन से इन्हें साथ में सील दिया जाता है, जिससे एक मोटा पैड बन जाता है। सिलाई का काम 32 सुइयां करती हैं, जिनमें से 16 तो ऊपर से सिलती हैं
और बाकी 16 नीचे से सिलाई करती हैं। इनकी सिलाई में पॉलिएस्टर के मजबूत धागे का इस्तेमाल होता है जो मछली पकड़ने वाली डोरी जैसी होती हैं। धागे को खींचने वाली ऊपरी सुइयां निचली सुइयों से मोटी होती हैं। क्योंकि गद्दे पर सोने वाला इंसान करवटें बदलता रहता है, जिससे कि ऊपरी हिस्सा ज्यादा खिंचता है। इसके बाद दूसरी चीजों की परतें डाली जाती हैं और उनकी सिलाई करके गद्दे के चारों तरफ से गद्देदार साइड पैनल बना लिए जाते हैं। इसी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में गद्दे के अंदर लगने वाली चीजें बनाई जा रही हैं। यहाँ सबसे पहले तो धातु की स्प्रिंग बनाई जाती है जो गद्दे के एयर चैम्बर्स में हवा डालने या निकालने वाले वाल्व को खोलती या बंद करती हैं। स्टील के 9 इंच के एक टुकड़े से एक मशीन पर स्प्रिंग बनाई जाती है। इन स्प्रिंग के बनने के बाद वाल्व्स को एक रोटरी डाई मशीन में जोड़ा जाता है। ये मशीन 1 मिनट में करीब 1 वाल्व तैयार कर लेती है। सबसे पहले एक वाल्व प्लास्टिक बेस को लाइन से लगाता है और फिर उसमें रबर की एक ओ रिंग लगाई जाती है। ये ओ रिंग असल में एक गैस्केट होती है जो वाल्व खुलने से पहले हवा को बाहर नहीं जाने देती। वाल्व के खिसकने वाले पुर्जे को पॉपेट कहते हैं। ये वाल्व के अंदर एक प्लंजर की तरह लग जाता है। ये तैयार वाल्व एक वाल्व बॉक्स में लगाए जाते हैं। हर बॉक्स में 2 वाल्व होते हैं जो गद्दे में लगे 2 एयर चैम्बर्स को नियंत्रित करते हैं, एक दाईं ओर के हिस्से को, दूसरा बाईं ओर के हिस्से को। जब ये सारी चीजें लगा दी जाती हैं, तब वाल्व को बंद कर दिया जाता है। फिर हवा डालने के सिस्टम को पूरा करने के लिए वाल्व के प्लास्टिक के पाइप जोड़ दिए जाते हैं, जिससे गद्दे के अंदर हवा डाली या निकाली जा सकती है। प्लास्टिक की एक और ट्यूब वाल्व बॉक्स को हवा भरने वाले मोटर से जोड़ती है। जब सारा काम पूरा कर लिया जाता है, तब इन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है ताकि गद्दे को घर लाकर आप इन्हें तैयार कर सकें। जिन चेम्बर्स में हवा रहती है वो रबर के बने होते हैं। गद्दे के बैलेट खोल में 2 चेम्बर होते हैं, दोनों तरफ के लिए एक एक। फिर वाल्व बॉक्स के पीपों को इन चेम्बर्स से जोड़ दिया जाता है, जिससे गद्दे के अंदर हवा डाली और निकाली जा सकती है। और इस तरह से हम गद्दे के दोनों तरफ के हिस्सों को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बटन दबते ही ये गद्दा हमारी पसंद के मुताबिक नरम या सख्त हो जाता है। आगे देखिए, आखिर इस कंप्यूटर माउस के अंदर इस छोटे से कैमरे का भला क्या काम? और आखिर इस स्टेनलेस स्टील में ऐसा क्या है जो आपको बर्फ की दीवार चढ़ने में मदद करता है? कंप्यूटर माउस वैसे तो दिखने में बड़ा ही मामूली सा लगता है, लेकिन इसके अंदर 2 बटन, एक स्क्रॉल व्हील और छोटा सा कैमरा लगा होता है। हमारी हर हरकत को पहचान कर उसे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। लेकिन इतना सब कुछ इस छोटे से माउस में आखिर कैसे डाल दिया जाता है, जो बड़ी आसानी से हमारी हथेली में समा जाता है? एक माउस बनाने का काम शुरू होता है एक छोटे से माउस के आकार के सर्किट बोर्ड पर बिजली के पुर्जे जोड़ने से। वो सर्किट बोर्ड ही बटन, स्क्रॉल व्हील या दूसरे फीचर से हमारे कमांड कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये सर्किट बोर्ड ग्लास रीइंफोर्स्ड इपॉक्सी लैमिनेट चादरों से बनाए जाते हैं, जो बहुत ही सख्त प्लास्टिक होता है और उसमें कांच के रेशे मौजूद होते हैं, जिससे उसे मजबूती मिलती है। ये इतने छोटे होते हैं कि पोस्ट कार्ड के आकार के लैमिनेट के एक टुकड़े से 3 सर्किट बनाए जा सकते हैं। एक सर्किट बोर्ड बनाने के लिए एक मशीन, एक स्किन्जी और स्टेंसिल की मदद से बोर्ड के ऊपर टिन पेस्ट की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। स्टेंसिल इस बात का ध्यान रखती है कि ये पेस्ट सिर्फ वहीं लगे जहां बिजली के पुर्जे लगाए जाने वाले हैं। इसके बाद तेजी से चलने वाला एक पिक एंड प्लेस रोबोट बिजली के एक एक पुर्जे को उठाकर बोर्ड के चिपचिपे हिस्से पर रखता जाता है। ये पुर्जे चावल के एक दाने जितने बड़े होते हैं और वो टिकटों के रोल की तरह एक रोल पर लगे होते हैं। जब सारे पुर्जे लगा दिए जाते हैं, तब बोर्ड को एक ओवन में डाल दिया जाता है, जो टिन पेस्ट को सूखा कर देता है। इसके बाद माउस के दूसरे फंक्शन को जोड़ने के लिए छोटे से सर्किट बोर्ड को पलटकर पीछे की ओर रोबोट के दूसरे पुर्जे लगा दिए जाते हैं। बाद में ये माउस के निचले हिस्से में लगाए जाने वाले एक छोटे से कैमरे को चलाते हैं। इसके बाद ये कैमरा और माइक्रो प्रोसेसर पुराने जमाने के कंप्यूटर माउस में मिलने वाले रोलर बॉल का काम करते हैं और बताते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आने वाले कर्सर को कहां जाना है।
इनके अलावा माउस में सर्किट बोर्ड में लगाए जाने वाले दूसरे पुर्जे इतने बड़े होते हैं कि उन्हें रोबोट की मदद से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए रोबोट का काम खत्म होने के बाद बाकी के पुर्जे हाथों से लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये हाथों से हर बोर्ड पर 2 माइक्रो स्विच लगाते हैं। हर पुर्जे के ऊपर लगा सफेद स्विच हमारे माउस के क्लिक से काम करता है और जैसे ही हम उसे क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर को बताता है कि हम क्या कमांड दे रहे हैं। एक स्विच करीब 80 लाख क्लिक तक चल सकता है। फिर बारी आती है छोटे से कैमरे की। बीच में बना छोटा सा सुराख कैमरे के लेंस के लिए है। हम जब भी माउस को हिलाते हैं यह तस्वीरें लेता है और यही कर्सर को बताता है कि उसे कहां जाना है। इसमें एक एलईडी लाइट भी लगा दी जाती है जो कैमरे के लिए फ्लैश का काम करती है। आखिर में इन बोर्ड्स को तरल टिन की धारा से गुजारा जाता है। जिस तरह से रोबोट के लगाए गए पुर्जों को जोड़ा गया था उसी तरह यहां तरल टिन से हाथ से लगाए हुए पुर्जों को जोड़ा जाता है। बोर्ड के पीछे लगे हर पुर्जे के छोटे छोटे तारों के टुकड़ों पर टिन की परत चढ़ जाती है। टिन के सूखने के बाद हर सर्किट बोर्ड की जांच करके देखा जाता है कि बिजली के पुर्जे सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर लाल बत्ती जलने लगती है तो मतलब है कि सर्किट बोर्ड को माउस से लगाया जा सकता है। इसे एक स्क्रॉल व्हील के साथ लगाया जाता है जिससे हम एक कंप्यूटर पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फिर माउस को बंद करने से पहले बिजली के सारे कनेक्शन की जांच कर ली जाती है। इसके बाद माउस में एक और हाईटेक खूबी जोड़ी जाती है, एक छोटा सा वायरलेस रिसीवर जिसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाने पर माउस करीब 15 मीटर की दूरी से बिना तार के ही काम कर सकता है। इसके बाद माउस के नीचे रबर के चिपकने वाले 4 टुकड़े लगा दिए जाते हैं ताकि वो माउस पैड या डेस्कटॉप पर आसानी से चल सके। और बस इसी के साथ माउस हमारे एक क्लिक पर हर कमांड के लिए तैयार होता है। आगे देखिए आखिर स्टील ऐसा क्या करता है कि आपके पैर कि आप एक बर्फ की दीवार पर आसानी से चढ़ सकते हैं। लोहे के बने ये स्पाइक देखने में तो फुटबॉल क्लीट के बड़े भाई लगते हैं, लेकिन इन्हें क्रैम्पॉन कहते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग इन्हें अपने जूतों के तले से बांध लेते हैं ताकि वो बर्फ में आसानी से चल सकें। पंजों से अगर क्रैम्पॉन बंधे हों तो हम बर्फ की दीवार पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी पर। लेकिन ये क्रैम्पॉन आखिर बनते कैसे हैं, जो एक इंसान का वजन उठा सकते हैं और साथ ही इतने हल्के भी होते हैं। क्रैम्पॉन्स बनाने की शुरुआत होती है एक लेजर कटर से, जो स्टेनलेस स्टील की चादरों से एक क्रैम्पॉन के लिए स्पाइक्स के 2 सेट काटता है, एक एड़ी के लिए और दूसरा पंजों के लिए। इन क्रैम्पॉन्स के लिए 12 गेज के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 1 इंच के 10वें हिस्से जितना मोटा होता है। इतने ही मोटे स्टील से चाकू भी बनाया जाता है। इस स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि ये खराब ना हो और क्रैम्पॉन पर जंग ना लगे। करीब 1150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म लेजर एक ही दिशा में केंद्रित होता है और यह स्टील को काट देता है। जब यह लेजर स्टील को काटता है, कमरे की हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचता है और उससे ही लेजर चलता है। यह नाइट्रोजन ब्लास्टर लेजर से कटे लाल गर्म स्टील को साफ कर देता है, जिससे वो पूरी बारीकी से कट जाता है। जब सारे टुकड़े कट जाते हैं तब उन्हें सही आकार में मोड़ा जाता है। पहले तो एक प्रेस इन्हें 80 टन के वजन से दबाता है, जिससे वो उस टैब का आकार ले लेते हैं जो पर्वतारोही के जूते से जुड़ता है और जिसमें उसे बांधने के लिए फीते लगाए जाते हैं। फिर उसी प्रेस से पंजों को भी आकार दिया जाता है। ये क्रैम्पॉन के अगले हिस्से में बने 2 स्पाइक होते हैं, जिन्हें एक पर्वतारोही चढ़ाई के वक्त बर्फ की दीवार में धंसाता है। जब ये पंजे बन जाते हैं तब एक प्रेस 100 टन के वजन से क्रैम्पॉन की बाकी की स्पाइक्स को भी आकार दे देता है ताकि वो समतल जगह पर बर्फ में आसानी से धंस सके।
स्टील के इन पंजों को पूरा करने के लिए एक ग्राइंडिंग व्हील पर इन्हें घिसा जाता है ताकि ये इतने नुकीले हो जाएं कि वो आसानी से बर्फ में धंस सके। फिर तैयार प्लेट्स को एक दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां उन्हें आग में तपाया जाता है। इससे स्टील और मजबूत होता है और उसके बाद इन्हें सिरेमिक पत्थरों से भरे एक वाइब्रेटर में 2 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इन हिलते डुलते पत्थरों के बीच घिसने पर लेजर कटर या प्रेसेस से स्टील पर बने धारदार किनारे सपाट हो जाते हैं। चिकना करने के बाद स्टील की इन प्लेट्स को एक बर्निशिंग टैंक में भेज दिया जाता है। इसके अंदर स्टील के हजारों छर्रे होते हैं जो साबुन के एक घोल में घूमते रहते हैं और इससे स्टील के क्रैम्पॉन पर पॉलिश होती है। इसके बाद स्पाइक्स को कटे हुए कॉर्न कॉब के बीच घुमाकर सुखाया जाता है। उसे गैस से गर्म किया जाता है। गर्म कॉर्न कॉब बर्निशिंग टैंक से निकली स्टील की प्लेट्स पर जमा पानी सोख लेते हैं और उन्हें एक बार और पॉलिश कर देते हैं। एक आदमी हर प्लेट के अंदर की खुली जगह पर प्लास्टिक का एक मजबूत टुकड़ा डालता है। ये उसी प्लास्टिक से बने होते हैं जिससे हार्ड हेड बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक का टुकड़ा पर्वतारोही को पैर टिकाने का आधार देता है और यही उसके जूतों और क्रैम्पॉन के बीच बर्फ जमने से भी रोकता है। फिर प्लेट के खांचों में प्लास्टिक के फीते बांध दिए जाते हैं। एक एडजस्ट होने वाला स्टील का बार एड़ी और पंजों को जोड़ता है। इसके बाद इन्हें बांधकर एक पर्वतारोही अपने क्रैम्पॉन्स की मदद से बर्फ यानी दुनिया की सबसे फिसलन भरी जगह पर भी अच्छी पकड़ बना सकता है।